अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि सारे बच्चे आप खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। लॉकडाउन एंजॉय भी कर रहे होंगे और प्रिकॉशनरी मेजर्स भी ले रहे होंगे। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, एंजॉयमेंट भी और प्रिकॉशन भी। मुश्किल काम है हमारे लिए प्रिकॉशंस को फॉलो करना। बार बार कहता हूँ, बड़े खुले दिल से एडमिट करता हूँ, आई एम नॉट वन ऑफ दोज एल्डर्स के जो कहते हैं कि नहीं मसला ही कोई नहीं है। नहीं, मसला है बहुत। घर बैठना एक बहुत मुश्किल काम है, और ख़ास तौर पे एक ऐसी एज में जिस एज में आप बच्चे होते हो, एंथुजियास्टिक एज होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत एनर्जेटिक लोग होते हो आप लोग। तो ऐसी सूरत हाल में घर बैठना या उस एनर्जी को कंटेन करना, कर्टेल करना बहुत इट इज़ अ टफ जॉब। और फिर हम आदी होते हैं अपने दोस्तों के एक सर्टेन एनवायरनमेंट के जाना है, एकेडमी जाना है, कॉलेज जाना है, दोस्तों के साथ छेड़छाड़ करनी है, तंग करना है, उस्ताद को कोई सताना है थोड़ा बहुत, और मल्टीपल चीज़ें, शरारतें करनी है। सो ऑल दीज थिंग्स बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो ऑल ऑफ अ सडन उसको डिसकंटिन्यू करना, उस सब कुछ से अपने आप को डिटैच करना, इट इज़ अ टफ जॉब, मुश्किल काम है। बट वी हैव नो अदर ऑप्शन। बार बार कहता हूँ, यही ऑर्डर ऑफ द डे है, इसी को हमने फॉलो करना है। चाहने के बावजूद भी हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ हमारे पास है, अवेलेबल है, उसी को ही यूटिलाइज़ करना है, उसी पे फोकस्ड रहते हुए, उसी पे कंसंट्रेट करते हुए हमने बेस्ट रिजल्ट्स इंशाल्लाह अल्लाह के मेहरबानी से अचीव करने। बिकॉज़ जो टेस्टिंग टाइम्स हैं वही आपके करैक्टर का सही कह लें कि एक टेस्ट होते हैं, एक लिटमस पेपर होते हैं आपके करैक्टर के लिए। आपको प्रूव करने का मौका मिलता है कि आप किस मटेरियल की, किस क्वालिटी की एक प्रोडक्ट है। लिहाजा मेरे बच्चे मुश्किल हालात में, सब कुछ में कंटिन्यू करें, फोकस्ड रहें और अपनी पढ़ाई पे कोशिश करने के मैक्सिमम आप उसको टाइम दे सकें। साथ साथ अपने लिए कोई और एक्टिविटीज़ डेवलप कर लें अपने मिजाज के अकॉर्डिंगली, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बार बार आप बच्चों से ये कहता रहता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई सफिशेंट नहीं है, ज़िंदगी में और भी स्किल्स कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। आज हम करने जा रहे हैं अपना गुड बाय मिस्टर चिप्स एक बार फिर से। गुड बाय मिस्टर चिप्स, इसका चैप्टर 12 हम करने जा रहे हैं। चैप्टर 11 हम ऑलरेडी कर चुके। सो इस पे हम देखते हैं कि क्या है, और बेसिक जो इसका हम ऑलरेडी कर चुके हैं पैटर्न इसका। यहाँ हम लिखेंगे अपने सिनोनिम्स, यहाँ हम करेंगे अपनी ग्रामर, और इधर इसके क्वेश्चंस करेंगे। प्राइमरीली इस लेसन का, ये इस चैप्टर का जो एक कह लें का टॉपिक है, दैट इज फेयरवेल ऑफ मिस्टर चिप्स। पूरे का पूरा चैप्टर इसके गिर्द घूमता है कि मिस्टर चिप्स की फेयरवेल हमें यहाँ पर दिखाई देती है। रॉल्सन के साथ आपको पता है कि लास्ट में उसका झगड़ा हुआ था लास्ट चैप्टर में, और जॉन रिवर्स उसके पास आया था और उसने कहा था कि तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकते हो, और अगर तुम 100 साल तक भी यहाँ रहना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर रॉल्सन तुम्हारे साथ को पंगा करने की कोशिश करे तो यू कैन टेल हिम दैट ही कैन गो टू डेविल्स, कि वो मेरी तरफ से तुम उसे कह देना कि मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ।
सो उसमें उस लड़ाई में हमने देखा था कि चिप्स इमर्ज एज अ विक्टोरियस पर्सन, ठीक है, एक फातेह के तौर पर वो उभरा था और उसके बाद फिर वो वहीं कंटिन्यू करता रहा। रॉल्सन लाख चाहने के बावजूद उसे निकाल नहीं सका। सो फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। सो स्टेन ऑन एट ब्रुकफील्ड, कहते हैं लिहाजा वो ब्रुकफील्ड ही पर ठहरा रहा कि रॉल्सन ने उसको जो निकालने की कोशिश की थी उसमें कामयाब नहीं चुके हुआ था, लिहाजा उसने क्या किया, वो कंटिन्यू किया उसने ब्रुकफील्ड में, हैविंग एज लिटिल टू डू विद रॉल्सन एज पॉसिबल, और वो कोशिश करता कि रॉल्सन से उसका कम से कम सामना हो। अब हमने अभी जो हम पिछले लेक्चर्स कर रहे थे करेक्शन ऑफ एरर्स के, उसमें आपने देखा था कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमने यूज़ की थी। उसमें कौन सी थी? सच के साथ एज था, सेम के साथ दैट था, और उसके साथ एक और आपको लिख रहा हूँ, एज के साथ एज आएगा। एज विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय एज। जैसे सेम के बाद दैट आना है, सच के बाद एज आना है, इसी तरह एज के बाद भी क्या आएगा? एज आएगा। इसी तरह ईदर और है और नीदर नॉर है। ये चीज़ें हम साथ साथ आपको ग्रामर का कुछ ना कुछ टॉपिक्स करवाता जाऊंगा, क्योंकि वो चीज़ें पे जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं तो वो बार बार उनकी रेपिटेशन होती रहती है, और रेपिटेशन जब होती है तो आपकी लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होती जाती है। अगर आपको मैं सिर्फ ग्रामर वाले पोर्शन में ही ग्रामर करवाऊंगा या ग्रामर के लेक्चर में ही वो 10-12 एक्सरसाइजेस करवा दूंगा, तो आप कभी भी उस ग्रामर को या उन रूल्स को इफेक्टिवली याद करने की पोजीशन में नहीं होंगे। एंड इन 1911 रॉल्सन लेफ्ट टू बेटर हिमसेल्फ, और कहते 1911 में रॉल्सन किसी बेहतर मौके की तलाश की खातिर ब्रुकफील्ड छोड़ गया। ही वॉज एफर्ड द हेडशिप ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर पब्लिक स्कूल्स, कहते कि उसे निस्बतन पब्लिक स्कूल, यहाँ पर पब्लिक का मतलब यहाँ पर आवाम नहीं है, यहाँ पर पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट। जैसे हम कहते हैं ना प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक का मतलब क्या है? दैट इज द गवर्नमेंट सेक्टर। सो एंड इन 1911 रॉल्सन लेफ्ट टू बेटर हिमसेल्फ, और 1911 में रॉल्सन खुद को बेहतर बनाने के लिए ये एक बेहतर मौके की तलाश में ब्रुकफील्ड छोड़ गया। ही वॉज ऑफर्ड द हेडशिप ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर पब्लिक स्कूल। अब पब्लिक का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, पब्लिक का मतलब क्या है? गवर्नमेंट। प्राइवेट और पब्लिक जिस तरह से हम कहते हैं ना, उसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ। कहते कि उसे एक निस्बतन बड़े सरकारी स्कूल की हेडमास्टरशिप की ऑफर हुई थी। हिज सक्सेसर वाज अ मैन नेम्ड चैट्रस। सक्सेसर कहते हैं हायल, बाद में आने वाला शख्स, उसको आप सक्सेसर कहते हैं। बाद में आने वाला जानशीन, उसको हम कहते हैं। His successor was a name Chatris, कहते कि उसके जानशीन चैट्रिस नामी एक शख्स था, whom चिप्स liked, जिसे चिप्स शुरू ही से पसंद करता था। अब यहाँ भी देख लें, हमने अभी किया था what is the difference between who and whom, करेक्शन एक्सरसाइज में हम कर चुके। who हम किसके लिए यूज करते थे? that was used for doer of an action, और whom हम किसके लिए यूज करते थे? it was used for receiver of an action, किसी एक्शन का जो रिसीवर होता था उसके लिए हम। अब whom चिप्स liked, अब जिसको लाइक किया जा रहा है वो कौन है? चैट्रिस। वो खुद कुछ नहीं कर रहा, उसको लाइक किया जा रहा है, ही इज रिसीविंग दैट लाइकिंग। तो हमने क्या यूज किया? whom। his successor was a man named Chatris, देखिए उसका सक्सेसर चैट्रिस नामी एक शख्स था, whom चिप्स लाइक, जिसे चिप्स शुरू ही से पसंद करता था। he was even younger than Ralston had been, कहते कि वो रॉल्सन से भी नौजवान था, 34, और उसकी उम्र महज 34 साल थी।
ठीक है। ही वॉज सपोज टू बी, रॉल्सन जब आया था तो ही वॉज 37। और अब आप देखें कि 1911 में मैं फिर एक चीज़ आपको वहाँ रिमाइंड करवा दूँ, क्वेश्चन वाले सेक्शन में हम उसको कर लेते हैं कि 1911 में चिप्स इज 48 की उसकी बर्थ है, 48 की उसकी बर्थ है, तो वो उस वक्त है 63 इयर्स ओल्ड। और जो चैट्रस है इज तो यहां पर वही जो डिफरेंस है, मैंने क्या कहा था, इट्स अ नॉवल ऑफ चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब यहां पर फिर वही फर्क आ रहा है, और ये यूथ एंड एज का कॉम्बिनेशन आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग नजर आ रहा होगा। जब चिप्स ज्वाइन करते हैं तो चिप्स 22 साल का है, वेदरबाय 70 साल का है। जब कैथरीन आती है, दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जहां से नॉवल हमारा ऑफिशियली शुरू होता है, तो चिप्स 48 साल का है, कैथरीन 25 साल की है। रॉल्सन आता है तो चिप्स 50s में अपनी है, और रॉल्सन क्या है, रॉल्सन 37 साल का है। फिर एज डिफरेंस है, और यहां पर फिर एक मैसिव एज डिफरेंस है चैट्रस का और चिप्स का, 34 और 64। तो ये अपनी अपनी दौर को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है। ये एज डिफरेंसेस इसलिए नहीं शो किए हुए कि मतलब उनको और को उस एज ग्रुप का हेडमास्टर मिल नहीं रहा था, उसने इसलिए ये कैरेक्टर्स ऐड किए हैं कि सो दैट ही कैन शो कि किस तरह से वो मुख्तलिफ दौर के लोग आपस में मिक्सअप हो रहे थे। अब ज़रा इसको देखिएगा, ये जो चैट्रस की यहाँ पर एंट्रेंस है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। और मैं आगे चल के ये पैराग्राफ हम कंप्लीट कर लें, फिर बताता हूँ कि चैट्रस को यहाँ पर एंटर करने का पर्पस क्या है। He was supposed to be very brilliant, कहते कि उससे तवक्को थी कि वो बड़ा ही शानदार आदमी होगा। एट एनी रेट, बहरहाल हर हाल में, एट एनी रेट ये आपका ईडीएम भी है, उसमें आप पढ़ेंगे आगे, हमने बल्कि पढ़ चुके हैं ईडीएम्स, हम ये कर चुके हैं। He was supposed to be very brilliant at any rate, कहते कि हर हाल में उससे ये तवक्को की जाती थी कि वो बहुत ही शानदार इंसान होगा। He was modern, कहते कि वो जदीद जहन रखता था। नेचुरल साइंस ट्रिपोज, ट्रिपोज ये डिग्री है जिसको हम यहाँ पे मास्टर्स कहते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो मास्टर डिग्री है उसको ट्रिपोज कहते हैं, ठीक है। तो नेचुरल साइंस ट्रिपोज इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। कहते कि वो जदीद जहन रखता था और वो ऑक्सफोर्ड से नेचुरल साइंसेज में मास्टर्स कर चुका था। फ्रेंडली एंड सिंपैथेटिक, और वो बड़ा ही उसका रवैया दोस्ताना और हमदर्दाना था। रिकग्नाइजिंग इन चिप्स अ ब्रुकफील्ड इंस्टीट्यूशन, और उसने जल्दी एहसास कर लिया कि चिप्स अपनी ज़ात में खुद ब्रुकफील्ड है। ही कर्टियसली एंड वाइजली एक्सेप्टेड द सिचुएशन, कर्टियसली sympathetically, kindly, कि तो इस बात का एहसास करते हुए कि चिप्स अपनी ज़ात में खुद ब्रुकफील्ड है, उसने वाज़े तौर पर इस सूरत हाल को नरम दिली से और खुश दिली से कबूल कर लिया कि उसने रॉल्सन की तरह चिप्स के साथ सींग फंसाने की कोशिश नहीं की, रॉल्सन की तरह चिप्स के साथ लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज ही न्यू, वो जानता था कि चिप्स क्या है। चिप्स को अगर रॉल्सन नहीं हटा सका तो मैं भी हटाने में कामयाब नहीं हूँगा, और बजाय ये कि मैं इससे लड़ाई करूँ, झगड़ा करूँ, दंगा फसाद करूँ, उससे बेहतर है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँ कि हाँ ये ऑल्दो कि मैं हेडमास्टर हूँ लेकिन ये सीनियर है, यहाँ पर पुराना है, लोग इससे मोहब्बत करते हैं, और इसको यहाँ से रिमूव करना कोई ज़्यादा आसान नहीं होगा, ठीक है।
अब आप ज़रा देखें, मैंने जो कहा कि चैप्टर्स को यहाँ ऐड क्यों किया है उसने, ठीक है। ये बड़ी दिलचस्प एक एलिमेंट है। देखिए, जब कोई बड़ा राइटर, जेम्स हल्टन जैसा कोई बड़ा लिखारी कोई चीज़ लिखता है तो वो सिर्फ सतह पर रहकर बात नहीं करता, उसकी बातों का कुछ डीप डाउन कुछ और मीनिंग्स भी होते हैं। अब अगर हम इसी सिनेरियो को देखें तो पहले क्या था, चिप्स और कैथरीन। इन दोनों के दरमियान क्या था, कॉन्फ्लिक्ट। अब ये बात समझिएगा, ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है, मिस आउट नहीं करनी, क्योंकि अगर ये आपने ना समझा तो पूरे नॉवल का जो एक कह लें कि मैसेज है ना, वो आप तक नहीं पहुंचेगा। फिर चिप्स और कैथरीन में कॉन्फ्लिक्ट मौजूद था। चिप्स क्या था, he represented ओल्ड एरा और ये किसको रिप्रेजेंट करती थी, न्यू एरा को। अब ओल्ड एरा के जितने नेगेटिव्स थे यहां तक रहते हुए, वो हमने किसके थ्रू पोर्ट्रे किए थे, चिप्स के थ्रू, कि वो क्लास बेस्ड सिस्टम पे यकीन रखता है, वो अपने आप को अमेंड नहीं करता, वो स्ट्रिक्ट है, वो हार्श है, वो बहुत फ्रेंडली नहीं होता था बच्चों के साथ, जिसकी वजह से उसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं बनती थी। और न्यू एरा के जितने पॉजिटिव्स हैं, न्यू एरा मींस कैपिटलिज्म के जितने पॉजिटिव्स थे, वो हमने किसके थ्रू उसने शो किए थे, वो उसने डिपिक्ट किए थ्रू कैथरीन। यहां तक बात में समझ आ गई। अब आगे एक और कैरेक्टर आया, मैं इधर ठहरे, अगला एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ चिप्स के दरमियान, और इधर कौन था, रॉल्स्टन। अब इस वक्त तक चिप्स ने जो अच्छे आइडियाज थे, जो पॉजिटिव आइडियाज यहां पर थे, ये वाले, पॉजिटिव आइडियाज ऑफ न्यू एरा, वो चिप्स ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका हुआ था। और जो पॉजिटिव्स ऑफ ओल्ड एरा थे वो तो पहले ही उसके पास थे। पॉजिटिव्स ऑफ ओल्ड एरा कौन से थे, मोरालिटी, इक्वालिटी, जिसके बारे में वो बात करते हैं, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, एहसास मुसावात, वो क्या थे, वो पहले ही से उसके पास मॉरल स्टैंडर्ड्स पहले ही से मौजूद थे। दूसरी तरफ रॉल्सन के पास क्या थे, पॉजिटिव्स ऑफ न्यू एरा तो थे ही, कि वो भी कैथरीन की तरह मॉडर्न था, मतलब लिबरल सब कुछ था, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक नेगेटिव भी था, और वो क्या था, वो क्या था, मटीरियलिज्म। दैट वाज अ नेगेटिव, या इधर मैं नीचे लिख देता, ऑफ न्यू एरा, ये इसका नेगेटिव था। अब चिप्स ने अपने नेगेटिव छोड़ दिए, ये स्टेज 1 है। ये क्या है, स्टेज 2 है।
स्टेज 1 में क्या था, इसके पास ज़्यादा नेगेटिव्स थे, पॉजिटिव कम थे। इधर पॉजिटिव ज़्यादा थे, नेगेटिव कैथरीन में उसने कोई भी नहीं दिखाया नए एरा का। स्टेज 2 में क्या है कि चिप्स ने वो कैथरीन के पॉजिटिव आइडियाज़ अडॉप्ट किए और अपना मोरालिटी वाला जो पॉजिटिव था उसको भी बरकरार रखा। मतलब अपने नेगेटिव्स को छोड़े, अपने दौर के पुराने दौर के नेगेटिव्स को उसने फोरगो किया, नए आइडियाज़ सीखे और अपने जो पुराने पॉजिटिव आइडियाज़ थे उसको भी कैरी फॉरवर्ड किया। दूसरी तरफ क्रॉल्सन के पास नए एरा के पॉजिटिव तो थे ही थे, वो तो ऑलरेडी था कि मतलब वो बड़ा डायनामिक था, बड़ा इंस्पिरेशनल था, बड़ा एक मैनेजर बड़ा अच्छा था, फाइनेंस को उसने अच्छा कर दिया, सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर मटीरियलिज्म भी था जो कि एक नेगेटिव था। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि इस दूसरी स्टेज पे भी क्या होता है, चूँकि अभी दोनों में फुल एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ भी क्या है, दूसरी स्टेज पे भी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ही होता है। फिर एक तीसरी स्टेज आती है जिसमें एक तरफ चिप्स है और एक तरफ चैटरिस है। अब चिप्स उस वक्त तक क्या बन गया हुआ है, पॉजिटिव नए एरा के और पुराने एरा के कॉम्बिनेशन। चिप्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू एंड ओल्ड एरा। ये तो यहीं पे बन गया होता ना दूसरी स्टेज पे कि कैथरीन की सारी बातें भी ले ली और अपनी जो मोरालिटी थी वो भी इसमें ऐड की, एक खूबसूरत इम्तजाज बन गया। इसीलिए तो यहाँ पर ये क्या होता है, स्टेज 2 में इसी वजह से क्या होता है, चिप्स emerges as हीरो, परफेक्ट हो जाता है, परफेक्शन आ जाती है। लेकिन रॉल्सन के साथ फड्डा रहता है क्योंकि अभी रॉल्सन में क्या होता है, मटीरियलिज्म नेगेटिव होता है। वहां से ये तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू एरा परफेक्ट हो गया। अब चैटरिस के थ्रू ना उसने क्या किया है, चैटरिस भी यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ चैटरिस भी क्या करता है, मटेरियलिज्म, वो रॉल्सन वाली जो स्लेव ड्राइविंग है उसको छोड़ देता है और पुराने दौर के जो पॉजिटिव था, मॉरल वैल्यूज, काइंडनेस, जेंटलमैनलीनेस, सॉफ्ट स्पोकननेस, ठीक है, एहतराम, इज्जत, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव, उसको वो एक्सेप्ट करता है। और मटेरियलिज्म को क्या करता है, वो बॉस होते हुए भी चिप्स को एक्सेप्ट करता है कि यस हाँ तुम मुझसे यहाँ पॉपुलर हो, तुम्हें इज्जत देनी चाहिए, डिग्निटी, वो का उसने किया था ना, द ओल्ड ट्रेडिशंस ऑफ डिग्निटी एंड जेनरॉसिटी, तो वो यहाँ पर शो करता है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये वाला, ये ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, चैटरिस और चिप्स में हम देखते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू से चला आ रहा है, ये क्या होता है, ये आके यहाँ पर रिजॉल्व हो जाता है, ये आके क्या होता है, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। और ये मैंने आपको बताया अपने अपने दौर के एक सिंबल हैं। अब इसको हम ग्लोबली समझते हैं, मुआशरे की सतह पर समझते हैं। मुआशरे में भी यही होता है। अब देखिएगा, असल मज़ा अब आपको नावल का आने वाला है। मुआशरे में क्या होता है, एक पुराना दौर आता है, एक नया दौर आता है, पुरानी जनरेशन। और अब पुरानी जनरेशन के कुछ आइडियाज़ अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं, नई जनरेशन के कुछ आइडियाज़ अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं। अब नई जनरेशन क्या करती है, पुश करती है उनको सारे आइडियाज़ अपने मानने पे, वो उसके सारे अच्छे आइडियाज़ ले लेते हैं और अपने पुराने अच्छे आइडियाज़ को मिलके क्या करते हैं, एक नया मुआशरा तश्कील देने की कोशिश करते हैं। लेकिन नई जनरेशन जो आती है, नया दौर जो आता है, उसमें भी कुछ ना कुछ खराबियाँ होती हैं।
किसी स्टेज पर आकर वो खराबियाँ मटीरियलिज्म वाली वो दूर होती हैं और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, एक नई वैल्यूज़, एक नया मुआशरा, एक नई सोसाइटी वो इमर्ज करती है। और हमेशा ऐसे ही होता है कि नया दौर आता है, वो एक पहले इधर पुश करते हैं, वो फिर वापस उसको इधर पुश करता है, ठीक है। वो ये पहले एक साइड फिर कंप्लीटली दूसरी साइड, दोनों अपने अपने नेगेटिव्स को जो है वो उनसे जान छुड़ाते हैं, ठीक है, उनको शेरेड करते हैं और फिर क्या करते हैं, बिल्कुल मिडल में आके, सेंटर में आके क्या करते हैं, एक नया मुआशरा, एक नई दुनिया, एक नया दौर तख्लीक होता है। अब देखें दोनों ही अपनी अपनी जगह पे, चिप्स भी नई और पुरानी वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन बन गया है और चैट्रिस भी क्या हुआ है, वो भी नई और पुरानी वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन बन गया है कि उसमें डिग्निटी भी है, उसमें नेचुरल साइंसेस का ट्रेपोर्स भी है, मॉडर्न भी है, लेकिन साथ साथ पुरानी डिग्निटी भी मौजूद है। इसने भी नेचुरल साइंस के जो ट्रेपोर्स है उसको एक्सेप्ट किया है, उसको मोहब्बत करता है और साथ साथ अपनी जो ओल्ड जनरॉसिटी डिग्निटी की ट्रेडिशंस हैं उनको भी मेंटेन करता है। और यही जेम्स हल्टन एक्चुअली दिखाना चाहता है कि उस दौर में जो एक नया इंग्लैंड तख्लीक हुआ था, एक नया मुआशरा दुनिया भर में जो वजूद में आया था, एक नई सोशल सेटअप यूँ कहें कि पूरी दुनिया में जो राइज हुआ था, उसका तरीक़ाकार क्या था कि पहले नए वालों ने पुराने वालों को पुश किया, लेकिन पुराने वालों ने कुछ आइडियाज़ अपने रेजिस्ट किए कि नहीं ये बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। उन आइडियाज़ के बेसिस पे उन्होंने नए लोगों को पुश किया कि नहीं तुम ये मटीरियलिज्म, ये जो रैट रेस है इसको छोड़ो, ठीक है, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन सीखो, डिग्निटी सीखो, जनरॉसिटी सीखो। उन्होंने कहा हाँ ठीक है ये बातें सही हैं, तो कुछ नई ली, कुछ पुरानी ली एंड इट बिकेम अ ब्यूटीफुल अमेलगम, इट बिकेम अ ब्यूटीफुल मिक्सचर ऑफ द ओल्ड एंड न्यू। और हमेशा दुनिया जब भी तब्दील होती है, मुआशरे जब भी तब्दील होते हैं, तो वो इसी तरीक़ेकार के ज़रिए तब्दील होते हैं, ठीक है बेटे। सो ये हमारा आज का लेसन था। अब जल्दी से इसको ज़रा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो लिख लें। When and why did Ralston leave ब्रुकफील्ड? क्यों उसने छोड़ा था? और दूसरा इसमें आता है हु वॉज चैट्रिस। अब आप इसमें ये दोनों तीनों चीज़ें आ जाएंगी। इस क्वेश्चन में ना 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब वो ये भी पूछ सकता है कि हु वॉज द सक्सेसर ऑफ रॉल्सन, ये भी आ सकता है। हु वॉज द प्रीडिसेसर ऑफ चैट्रिस, प्रीडिसेसर होता है पहले आने वाला, तो चैट्रिस का प्रीडिसेसर कौन है? रॉल्सन है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हेन डिड चैट्रिस जॉइन ब्रुकफील्ड? ऑब्वियसली 1911। फिर व्हाट वाज द एज ऑफ चैट्रिस? ही वाज 34। व्हाट वाज द क्वालिफिकेशन ऑफ चैट्रिस? ही वाज अ नेचुरल साइंस ट्रिपॉस। तो ये सारे डिफरेंट सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर एक ही सवाल है, हु वाज चैट्रिस। 3-4 लाइनों का इसका जवाब बनेगा। और फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वाज Chatris's attitude कि चैट्रिस का एटीट्यूड चिप्स की तरफ कैसा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको आएंगे इस पहले वाले पैराग्राफ में। कल इंशाल्लाह फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।